अगला टॉपिक है अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्या है? अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ? क्षारों के साथ। अभिक्रिया। कौन सा पॉइंट था ये? 5वां। देखो, अधात्विक ऑक्साइडों की किसके साथ अभिक्रिया? तो अधात्विक में देखना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अधातु या अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? क्षार के साथ। तो क्या बना देंगे? लवण प्लस में जल बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है क्षार तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और इनकी प्रकृति कैसी होगी? इनकी प्रकृति होगी अम्ल के रूप में। किसके रूप में होगी? और हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस में जल बनाते हैं। आपने देखा होगा अधात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड तो क्या होता है? जैसे मैं बता देता हूँ आपको, धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? कोई भी धातु होती है, क्या होती है? जैसे मैंने ले लिया सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। या मैंने ले लिया क्या? मैग्नीशियम। अगर कोई मैग्नीशियम कोई धातु है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? MgO2। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया इसने। तो अब बात कर रहे हैं हम किसकी? अधात्विक ऑक्साइड की। किसकी? तो अधातु का कोई एक उदाहरण कार्बन। जैसे मैंने ले लिया अधातु क्या है? मैंने ले लिया अधातु क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। देखो यहाँ पर ये 7 नंबर पर आता है, सॉरी 6 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। और ये कार्बन जब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है? और ये क्या है? ये बन गया अधात्विक ऑक्साइड। जब भी कोई धातु या अधातु किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है भाई। तो आगे देखना इसमें अधात्विक ऑक्साइड मैंने आपको बता दिया, ये अधात्विक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई क्षार का उदाहरण, कोई भी क्षार का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे NaOH। Na। अब आगे है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो सबसे पहले अम्ल देखना। अम्ल क्या है? वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में क्या देते हैं? में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे उदाहरण क्या है इसका? मैंने लिया एक अम्ल का उदाहरण HCl। ये किसमें? जल में घुलकर। तो ये जल में घुलकर क्या करेंगे? या तो H+ आयन देंगे या क्या देंगे? H3O+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? कैसे? सबसे पहले इस H को बाहर निकालो, क्योंकि H+ आयन दे दिया इसने। फिर प्लस में H2O को इसी प्रकार से लिखो, और प्लस में क्लोरीन अलग हो जाएगा, इस पर माइनस आवेश। तो इसने H+ आयन दिया कि नहीं दिया? ठीक है। या हम कहें कि यदि कोई अम्ल जल में घुलकर क्या करेगा? क्या देगा? H3O+ आयन देगा। क्या देगा? और प्लस में क्लोरीन माइनस का, ये दे दिया इसने। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाते हैं दूसरी कंडीशन में। तो ये था अम्ल।
अम्ल जल में घुलकर क्या करते हैं, H+ या H3O+ आयन देते हैं। क्लियर है नहीं। आगे क्या होगा, आगे होगा क्षारक। क्या होगा, क्षार। देखो क्षार में क्या होगा, क्षार में ये वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं देखो, एक उदाहरण लिया मैंने इसमें, NaOH। क्या ले लिया, NaOH। ये किस में, जलीय विलयन में क्या करते हैं, क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। कैसे देते हैं बताओ। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको OH- को क्या कर दिया, घोल दिया, और क्या बच जाएगा प्लस में, क्लोरीन गैस बचेगी। तो ये क्या है, इसने OH- आयन दिया कि नहीं दिया। और भी इसमें और एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हाँ क्या बचेगी, हाँ वो गलती से होगा ना, Na लिखना था। ठीक है, Na बचेगा, क्योंकि Na है ना OH, तो OH तो माइनस का कर दिया रहा। ठीक है, OH- आयन देते हैं, और H2O के साथ जो ये था क्या, Na+ का आ जाएगा सोडियम। ठीक है ना। आगे एक दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे मैंने लिया MgOH, और ये यहाँ पर क्या है, ये 2, इसको किसके रूप में, जल के रूप में ले लिया। ठीक है, तो ये OH- बचा दिया मैंने यहाँ पर, और प्लस में क्या बचेगा, क्या बचेगा, मैग्नीशियम प्लस, और क्या बचेगा यहाँ पर, ये क्या होती है, इसकी संयोजकता होती है। क्या होती है, संयोजकता। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर तो OH- था ना ये, तो यहाँ पर इसके अणु कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ये 2 होता 2, तो यहाँ पर प्लस में क्या लिखते, 2 लिखते, अगर यहाँ पर 2 होता तो। लेकिन अब की बार क्या है, कितना है यहाँ पर, ये है 1, कितना है 1, तो ये 2 OH2 है ना यहाँ पर, है ना, तो ये 2 OH- आयन बचेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे देखो एक बात और थोड़ा सा डिफरेंस है एक इसमें, देखना। एक होता है क्षारक, क्या होता है, क्षारक, और एक होता है क्षार। ठीक है, देख रहे हैं दोनों में हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, क्षारक पढ़ा अभी तक, है ना। जितने भी क्षारक होते हैं, ठीक है, क्षारक, ठीक है, क्या होते हैं, सभी क्षारक, सभी क्षारक होते हैं क्या। और मैंने बताया देखो, क्षार के पीछे क्या लग गया, क्षारक। पहले क्या था, क्षार, पहले क्या है, क्षार, फिर क्या है, क्षारक। क्या आप बताओ, सभी क्षारक होते हैं कि नहीं होते हैं। इसमें कितने शब्द हैं, इसमें 2, इसमें कितने शब्द हैं, 3, तो 2 से 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। लेकिन 3 से 2 हो सकता है क्या, तो सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, और एक बात ध्यान से देखना, सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये इससे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। ठीक है, तो हम लाइन क्या लिखेंगे इसमें, देखना, क्षारक पे क्षार में, यहाँ पर देखना, सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। एक बात और, कभी आपने भस्म सुना है, भस्म सुना है, भस्म, क्षारक को या क्षार को भस्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भस्म भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है भस्म किसे कहते हैं पूछ रहे हैं आपसे एग्जाम में, तो इसे भस्म भी कहते हैं।
और एक बात और, जो जल होता है क्या होता है, जल के अंदर क्या होता है कि जो क्षारक होते हैं, ठीक है, या अम्ल होते हैं, उनको क्या है धीरे धीरे मिलाना चाहिए। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी होती है। क्या होती है, किसके साथ, जल के साथ, चाहे अम्ल को मिलाएं चाहे हम क्षारक को मिलाएं, तो उसके साथ हमें क्या बरतनी चाहिए, सावधानी। ठीक है, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अगर मान लो हमने ले लिया अम्ल, क्या ले लिया, अम्ल, ये अम्ल है, ठीक है, ये एक पात्र में भरा हुआ है और इसमें हम जल डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, जल, तो ये तरीका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, हमने इस अम्ल में मान लो ये जल डाला तो ये तरीका गलत है। अगर हमने कोई जल लिया और उसमें आपने अम्ल डाला, क्या डाला, अम्ल डाला, तो ये तरीका हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने यही बताया हुआ है। आगे देखो, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। मतलब आस्फलित होकर, क्या इसका मतलब क्या होता है, उफनता है ना कई बार, उससे बाहर आ सकता है। ठीक है, और कांच टूट सकता है। तो जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको कि कांच का पात्र टूट जाएगा, ठीक है, और वो अत्यंत गर्म हो जाता है। जल में आप जैसे ही अगर मान लो अम्ल डालेंगे, अम्ल में जल डालेंगे, तो कांच का पात्र गर्म होकर टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब आगे आता है तनुकरण। क्या आता है आगे, तनुकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से तनुकरण। तो तनुकरण देखो क्या होता है, तो देखना ढंग से। तनुकरण, तनुकरण होता क्या है, जब अम्ल या क्षारक को जल में डालने पर, किसमें, जल में डालने पर या जल में मिलाने पर, एक ही बात है, मिलाने पर आयनों की सांद्रता में H+ या OH- में, H+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तनुकरण। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आयतन क्या होता है, मैं आपको आयतन समझाता हूँ। आयतन देखो, आयतन को हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। क्या होता है, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की, तो डेंसिटी का हिंदी अर्थ होता है घनत्व, और इसका मतलब होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। अब देखना एक बात, ये घनत्व लिखा है जो, जैसे एक गिलास लिया मैंने, क्या ले लिया, एक गिलास, इस तरीके से मैंने गिलास लिया, और इस गिलास में देखना, इस गिलास के अंदर क्या था, पानी था। क्या था, पानी था। इस पानी में कितना तो वजन है, कितना, तो इसमें क्या है, वजन। ये तो हुआ इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान का हिंदी अर्थ होता है वजन। और इसने, इस गिलास ने, गिलास का पानी ने कितना स्थान घेरा, मान लो यहाँ तक घेरा, तो ये इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आयतन। क्या है ये, आयतन। आयतन अगर मैं बात करूं, आयतन इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, ये होता है इसका आयतन, कि इस पानी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, यही तो होता है आयतन। तो आयतन का मतलब जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ये याद रखना है आपको। समझ में आया कि नहीं आया आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा में आयतन, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम आयतन कहते हैं। और घनत्व होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटा में, हाँ, द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, कभी आपने सुना होगा घन, घन का मतलब होता है जैसे किसी की भी घात 3 होती है ना घन। तो लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में,
और आप इनकी घात 1 1 मान सकते हैं, तो मीटर की घात 3 हो जाएगी। इसका मतलब जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए हमेशा जो आयतन होगा वो किस में मापा जाता है, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, बात आगे समझ में। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये होता है आयतन। तो इसकी किसमें, जब अम्लीय क्षारक को जल में डालते हैं तो उसकी आयनों की सांद्रता में, जो आयन हैं उनकी सांद्रता में H+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्या जाती है, इसका मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्या हो जाती है, इसे कहते हैं आप तनुकरण। अब भी नहीं आया समझ में? हाँ ठीक है। देखो pH स्केल, एग्जाम की दृष्टि से pH स्केल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले pH स्केल की बात करते हैं। ठीक है, pH स्केल होता क्या है, pH स्केल में हम pH स्केल कहते किसे हैं, ठीक है। कोई बताएगा pH स्केल की डेफिनेशन क्या होती है, बताओ। pH स्केल किसी H+ या OH- आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखना pH स्केल, सबसे पहले देखना pH स्केल की डेफिनेशन। तो किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित H+ या OH- आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल की आवश्यकता होती है, जिस स्केल की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे pH स्केल कहते हैं। देखना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, pH स्केल। देखो, किसी विलयन में उपस्थित H+ या OH- आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित, विलयन क्या होता है, सबसे पहले देखना। विलयन मैंने आपको बताया, जैसे मूत्र भी एक विलयन होता है, ठीक है। पानी, नींबू का पानी भी एक विलयन होता है। मैंने बताया एक विलयन जो बनता है हमेशा वो विलेय प्लस में विलायक से बनता है। क्या बनता है, विलेय प्लस विलायक से। आपने देखा होगा विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। जैसे मैंने लिया नींबू का पानी, क्या लिया, नींबू का पानी। तो नींबू के पानी में एक बात याद रखना, नींबू क्या है की मात्रा कम है और पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो शायद आपको अब भी समझ में आ गया होगा कि विलेय और विलायक से मिलता है विलयन। बैठी बात समझ में, नहीं बैठी? और एक बात और याद रखना कि किसी विलयन में उपस्थित जो H+ या OH- आयन होते हैं उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इस pH स्केल का प्रयोग करते हैं। और pH स्केल जो शब्द बना है वो बना है पोटेंस से। किससे बना है, इसका हिंदी अर्थ होता है पुषांश। क्या होता है, पुषांश। और ये जर्मनी का शब्द है। कहाँ का शब्द है, जर्मनी का।
अगर पीएच का आपसे पूरा नाम पूछे, पीएच का पूरा नाम, तो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और या फिर बोल सकते हैं दूसरा नाम भी इसका पूरा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब हिंदी अर्थ होता है पुछांश का। ठीक है, पोटेंज मतलब ये जर्मनी का एक शब्द है पोटेंज, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्या? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। इसमें H+ की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी? H+ की। ठीक है, हमने एक स्केल लिया, इस प्रकार से एक स्केल ले रहे हैं हम। ठीक है, देखो ये स्केल ले लिया मैंने। क्या ले लिया? है स्केल। देखो आगे, ये स्केल ऐसा होगा कुछ। यहां पर देखना, यहां पर होता है 0 से 7 और 7 से क्या है? 14। एक पीएच स्केल के अंदर जो बिंदु बने होते हैं, जो इनकी माप होती है, 0 से 14 तक होती है। कहाँ तक होती है? ये प्रकृति इनकी क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय। और ये प्रकृति क्या होती है? इधर से इधर तक 7 से ज़्यादा होती है किसकी? क्षारीय। और एक बात और याद रखना, ये जो 7 रहता है, ये प्रकृति रहती है उदासीन। क्या रहती है? उदासीन। तो ये जो यहाँ पर एक ग्राफ है, इस तरीके से ये चढ़ता जाता है यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ से इसका जो मान है वो क्या है? हाई होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? हाई। तो मतलब ये पीएच जो मान है, इसमें देखना, अगर इसका पीएच मान, किसी का भी पीएच मान क्या है? किसने से? 7 से क्या है? 7 से क्या है? कम है। 7 से कम ही है ना, पीएच मान 7 से कम है। इसका मतलब पीएच मान 7 से क्या है? एक मिनट, अब 7 से कम होगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना बेबी। अब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? अब 7 से कम हो गया। क्या हो गया? तो उसकी प्रकृति क्या होगी? उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। क्या होगी इसकी प्रकृति? 7 नहीं, 7 से कम होगी अगर पीएच मान, तो क्या होगी इसकी प्रकृति? अगर पीएच मान क्या है? 7 से क्या है? तो उसकी प्रकृति क्या होगी? केवल 7 नहीं होना चाहिए। अगर किसी का भी पीएच मान अगर केवल 7 है, क्या है? केवल 7, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी का भी पीएच मान 7 से कम है तो प्रकृति अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, अगर 7 है तो उदासीन। आगे देखना, इसमें आगे क्या है? सबसे पहले यहाँ पर जो प्रकृति अम्लीय होगी, वहाँ पर H+ आयन उत्पन्न होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। और किसमें? अगर प्रकृति क्या है? क्षारीय है, तो उसमें हमेशा क्या रहेंगे? OH-, क्योंकि अम्ल हमेशा H+ आयन उत्पन्न करता है और क्षार हमेशा OH- आयन उत्पन्न करता है। और अब बात चलती है किसकी? आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, इधर से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर देखना, ये जो है ना, ये H, ये क्या है? इनके आयनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है। क्या जा रही है? आयनों की सांद्रता है। क्या है? हमेशा देखना यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर OH- आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? आयनों की सांद्रता ये बढ़ रही है। एक बात याद रखना, जो H से यहाँ पर आयन है, यहाँ तक भी क्या रहते हैं? इसमें H आयन रहते हैं, H+। क्या रहते हैं?
H प्लस। हालांकि हम कह रहे हैं कि OH माइनस आयन उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक ग्राफ बढ़ता बढ़ता यहाँ पर H प्लस आयन उत्पन्न करता है। लगभग मैं कहूँ कि यहाँ पर इस अम्ल को क्रॉस करने के बाद क्षार की जब कंडीशन आती है तो यहाँ पर भी कुछ H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको बताया अम्ल उत्पन्न क्या करते हैं, अम्ल किसी भी लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीले से क्या करते हैं, लाल। तो लास्ट काम है अम्ल का लाल करना। क्या काम है, लाल। तो ये लाल करता जाएगा और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लाल को क्या करना, नीला करना। तो इसका लास्ट काम क्या होगा, क्षार का नीला करना। लेकिन आप यहाँ तक देखो, आपकी बुक में देखो, यहाँ पर ये कंडीशन लाल दिखाई दे रही होगी आपको। देखो आप एक बार आपकी बुक में देखो, ये कंडीशन यहाँ पर लाल है, यहाँ पर भी लाल है, कुछ कुछ यहाँ पर लाल से नीला नीला होता जाएगा। ये क्या है, अधिक H प्लस आयनों की सांद्रता है और इधर क्या है, OH माइनस आयनों की क्या है, सांद्रता है। तो अब याद रखना, जिधर H प्लस आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी वहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा, प्रबल अम्ल। और इधर क्या होगा, OH माइनस आयनों की सांद्रता इधर ज़्यादा है तो इधर क्या होगा, इधर प्रबल क्षार होगा। क्या होगा, प्रबल क्षार। ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर H प्लस आयनों की सांद्रता कम है तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, दुर्बल अम्ल। क्या होगा, इधर अम्ल। और इधर क्या होगा, इधर इस कंडीशन में OH माइनस आयनों की सांद्रता कम है तो इधर क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, 0 से 1 2 3 4 यहाँ पर प्रबल अम्ल होंगे, यहाँ पर 14 पर प्रबल क्षार होंगे, यहाँ पर दुर्बल अम्ल और यहाँ पर दुर्बल क्षार। 7 से ज़्यादा अगर pH मान है तो दुर्बल क्षार में आएगा, अगर 7 से कम है तो दुर्बल अम्ल में आएगा। ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया HCl अम्ल। क्या आता है, HCl अम्ल। जो खाने योग्य नहीं होते, H2SO4, ठीक है, और HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है। इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं जो खाने योग्य नहीं होते। जो खाने योग्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे सिरका CH3COOH, ये कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल में पाया जाता है सिरका। ठीक है। सिरका किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल में। ये खाने योग्य होता है, अचार में काम आता है। तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ऐसे इसी प्रकार से दुर्बल क्षार और ये प्रबल क्षार, जो क्षार खाने योग्य काम में नहीं आते, जैसे क्या है, NaOH कास्टिक सोडा होता है, आपने देखा होगा, साबुन बनता है कि नहीं बनता है। कास्टिक सोडा किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना इसको। ठीक है। कास्टिक सोडा साबुन बनाने में यूज होता है ना, साबुन बनाते हैं इसका। एक होता है कौन सा सोडा, खाने का सोडा, जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। दुर्बल क्षार ये खाने योग्य काम में आता है। ठीक है। जैसे कौन सा क्षार, दुर्बल क्षार का कोई एक उदाहरण बताओ, दुर्बल क्षार का कोई एक उदाहरण। दुर्बल क्षार के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जो होता है वो क्या है, दुर्बल क्या है, वो क्षार है। ठीक है। और एक आपने सुना होगा CaO और प्लस में सुना होगा SO3, ये तो है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है। तो ये इन दोनों के योग से क्या बनता है, CaSO4। क्या बनाए, CaSO4। तो ये कैल्शियम सल्फेट है। क्या है, कैल्शियम, सुना है ना, जिप्सम में काम आता है। ये दोनों के योग से बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड से बनता है क्या, कैल्शियम सल्फेट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये pH स्केल शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे हम इसमें कल पढ़ेंगे।